वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। हम लोग एक नया सीरीज शुरू करेंगे जिसमें करंट टॉपिक्स तो उठाएंगे। उसके साथ साथ रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है उसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस बार ये जो स्लाइड है ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से है और ये सेबी से रिलेटेड है। सेबी ने मिनिमम पब्लिक ऑफर्स के लिए कुछ रूल सजेस्ट किए हैं कंपनीज के लिए। ये आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा और साथ साथ इसके साथ जो एसोसिएटेड करंट जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो पहले देख लेते हैं सेबी ने क्या प्रपोज किया है। सेबी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी और हमेशा याद रखना सेबी का जो बोर्ड होता है, सेबी आप जानते हो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन अभी हैं तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तो सेबी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी मुंबई में, क्योंकि आप जानते हो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और इसने कुछ सजेशन दिए थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। आप हमेशा याद रखना सेबी एक फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है, एक कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करता है और ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेबी कुछ कुछ सेक्टर्स में इसके पास पावर है कि ये खुद लागू कर सकता है और कुछ कुछ जगह अगर ये इसको चेंज करना है तो फिर उसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ता है। तो इस स्लाइड में जो सारे उसने प्रपोज चेंजेस किए हैं ये सारे प्रपोजल उसने भेजे हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, लेकिन आप ये मान के चलो एग्जाम्स में ये आएंगे। ठीक है, तो सेबी की बोर्ड की मीटिंग हुई और उसने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कुछ चेंजेस करना है। एक चेंजेस क्या करना है, जो बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वो जो पब्लिक को ऑफर करेंगे उसमें कितना ऑफर करेंगे शेयर्स, इसमें उसने कहा है कुछ चेंजेस करो। फिर कैपिटल मार्केट में होता है एंकर इन्वेस्टर्स, उसमें उसने कुछ सजेस्ट किया है चेंजेस करने के लिए। देखो, भारत चाहता है कि फॉरेनर हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर 2047 का टारगेट पूरा करना है जिसमें इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, पूंजी की ज़रूरत है। भारत इतना सेव नहीं कर पाता कि हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, इसलिए हमें बाहर का कैपिटल चाहिए। तो बाहर वाले आएंगे, भारत में कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, भारतीय कंपनियों को पैसा मिलेगा, फिर वो अपने बिजनेस में लगाएंगे, इससे देश का विकास होगा। तो फॉरेनर्स भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनका राह आसान किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क उसने सजेस्ट किया है सेबी ने, उसको ये कहता है स्वागत F1। ठीक है, फ्रेमवर्क। ये तीन मेन चेंजेस है मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग में, एंकर्स इन्वेस्टर्स में और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक नया रूल प्रपोज किया है स्वागत का। एक एक करके इसको देख। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सेबी ने प्रपोज किया है चेंज किस में किया जाए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक कानून है, लॉ है, लॉ का नाम है SCRA, ये पास हुआ था 1956 में। तो हमारे देश में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पास किया। एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज़, ठीक है, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, आर का मतलब यहाँ पे होता है ना रेगुलेशन, नहीं सॉरी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ए का मतलब होता है एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। ये पास हुआ था 1956 में। अब देखो क्या होता है, कानून पास हो जाता है लेकिन उसके डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है, जब संसद कानून पास कर देगा तो फिर गवर्नमेंट उसके डिटेल्स बनाएगा और उसको नोटिफाई करता है। तो जो डिटेल्स नोटिफाई किया जाता है ना उसको देखिए रूल्स कहा जाता है। ये बहुत सारे कानून में आप देखोगे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में SCRA कानून के तहत एक रूल बनाया जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। सेबी कह रहा है भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि आप इसमें ये चेंज करो। ठीक है, तो चेंजेस देखो क्या क्या है। पहला, सेबी कहता है
जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ना हम लोग बाद में अभी तुरंत करेंगे, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, उसको पब्लिक को कम से कम 1500 करोड़ का शेयर्स ऑफर करना पड़ेगा। मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग, इसको आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो वो कहता है कम से कम आपको 1500 करोड़ बेचना होगा और मिनिमम जो डाइल्यूशन होगा वो 2.5% होगा। उसका मतलब अगर कंपनी में मान लीजिए 100 शेयर्स हैं तो उसमें से 2.5 यानी कि 2.5 शेयर उसको कम से कम तो बेचने ही बेचने पड़ेंगे, लेकिन उसका मिनिमम जो शेयर्स का प्राइस, जो टोटल शेयर बेचेंगे वो 15,000 करोड़ का होना चाहिए। उस तरह से मैथ्स कंपनी कर लेगा। फिर कंपनी क्या करता है, आईपीओ लाके शेयर को बेचता है पब्लिक को। उसके बाद कंपनी अपने आप को लिस्ट कर लेता है एक स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे भारत का बेहद फेमस स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई। तो फिर सेबी कहता है, इसके साथ साथ देखो दूसरा भी एक कंडीशन लगा दिया। वो कहता है अगर कंपनी का शेयर लिस्ट हो गया मार्केट में और उस समय पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है 15% से कम है, तब कंपनी को क्या करना पड़ेगा। कहता है जिस दिन लिस्ट हुआ, मान लो आज 27 अक्टूबर 2027 है, तो आज के बाद 5 साल के अंदर कंपनी को और शेयर बेचकर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% करना होगा। और फिर अगले 10 साल यानी कि सितंबर 2025 से 10 साल के अंदर, इसका मतलब 35 तक, उसको इसको बढ़ा के 25% करना पड़ेगा। सेबी का रूल है, कहता है आइडियली कंपनीज में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग हो वो कम से कम 25% होना चाहिए, ठीक है। ये उसने लिस्टिंग रिक्वायरमेंट बना दिया। या फिर कहता है अगर ये नहीं होता तो और, ठीक है। वो कहता है अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15% या उससे ज़्यादा है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, तब कंपनी को विद इन 5 ईयर्स इसको बढ़ा के 25% करना होगा। देखो लिस्टिंग वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, दो तरह का है। एक, अगर जिस दिन शेयर बेच के कंपनी लिस्ट हुई और कंपनी का शेयर होल्डिंग 15% से कम है, तो सेबी कहता है पहला स्टेप होगा 15% पे आओ। ये 15% कब अचीव करना है, विद इन 5 ईयर्स। लेकिन अल्टीमेट गोल जो है ना वो 25% है, तो वो कब अचीव करोगे, 10 साल के अंदर। तो अगर मान लो 25 में कंपनी ने शेयर लिस्ट किया तो 35 तक कंपनी का जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग होगा वो कम से कम 25% हो जाएगा। एक कंडीशन ये। या फिर दूसरा कंडीशन, अगर उसने आज शेयर बेचा, मान लो लिस्ट हो गया आज, और सपोज करो 15% या उससे ज़्यादा है लेकिन 25% से कम है, तो सेबी कहता है कि अगले 5 साल के अंदर उसको बढ़ा के 25 करना पड़ेगा। तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में देखो और वाला चक्कर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा चेंज उसने क्या सजेस्ट किया है, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक का होगा, पिछले में देखा मोर देन 5 लाख है तो अभी कर दिया 1 से 5 लाख करोड़ तक का होगा, उसको आईपीओ में कम से कम 6,250 करोड़ ऑफर करना पड़ेगा और मिनिमम डाइल्यूशन जो होगा वो 2.75% होगा, ठीक है। दोनों साथ साथ, और नहीं है यहाँ पे। तो उसको कम से कम 6,250 करोड़ का शेयर बेचना पड़ेगा प्लस कम से कम 2.75% का डाइल्यूशन करना पड़ेगा। फिर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, अगर जिस दिन ये कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है और उसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15% से कम है, तब विद इन 5 ईयर्स मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को 15% बढ़ाना होगा और 25% करना होगा विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ लिस्टिंग। या और जिस दिन लिस्ट होता है और उस दिन अगर 15% शेयर्स पब्लिक के पास है तो फिर 25% उसको करना पड़ेगा विद इन 5 ईयर्स। सेम है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ क्या है, 5 लाख करोड़ है वो तो 15,000 करोड़ और 2.5% मिनिमम डायलेशन है। 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ है तो 6,250 करोड़ और मिनिमम डायलेशन 2.75 करोड़ है। 2.575% शेयर्स का डायल्यूशन है, सिर्फ इसी में चेंज है, बाकी सारा लिस्टिंग रिक्वायरमेंट दोनों का सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया था मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन
ये शब्द बना है कैपिटल से, तो पहले समझ लो कैपिटल क्या होता है। इसको हिंदी में ना कहते हैं पूंजी, ठीक है। पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी जो होता है एक ब्रॉड टर्म है। अगर एक बिजनेसमैन की तरफ से देखोगे, जिससे भी उसके कंपनी का एसेट्स होता है उसको वो पूंजी कहता है। तो बिल्डिंग विल्डिंग सब चीज़ उसका पूंजी हो जाएगा। अब लेकिन क्योंकि हम लोग शेयर, कंपनी हो गया, कंपनी का बिल्डिंग हो गया, कंपनी का मशीन हो गया, ये सब उसके लिए पूंजी होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बिजनेस कैपिटल। बिजनेस कैपिटल का मतलब होता है वो मनी, वो पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, किसके लिए? फ्यूचर ग्रोथ के लिए और कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो फिर एक बिजनेसमैन, जैसे मान लो अंबानी है, उसने पैसे लगाए, कंपनी बनाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो अब उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, पैसे लगाएगा, ठीक है। क्यों? एक, वो पैसे लगाएगा, इससे कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होगा, प्लस अब कंपनी का जो डे टू डे खर्चा होता है, सैलरी देना है, ये देना, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है, उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए पूंजी लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हो उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं अकाउंटिंग में, हम लोग शेयर में ही रहते हैं, शेयर मार्केट में ही रहते हैं। अब देखो, कंपनी को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए। तीन तरीका है जिससे वो, सॉरी, तीन इंस्ट्रूमेंट वो जारी कर सकता है जिससे कि वो कैपिटल रेज कर सकता है, पूंजी उठा सकता है। एक वो इशू कर सकता है इक्विटी कैपिटल, इसको पॉपुलरली ना हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। एक होता है डेब्ट और एक होता है हाइब्रिड। इक्विटी कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा, आपका कन्वर्टेबल, परमानेंटली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह जाते हैं, शेयर वारंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी कैपिटल, बेसिकली वर्ड यूज़ करता है। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी में आपको मिलेगा हिस्सेदारी। जैसे अगर कंपनी में मान लो 100 इक्विटी कैपिटल है और एक इक्विटी कैपिटल जो है ना 10 रुपये का है, मुकेश अंबानी ने क्या किया, उसने 1000 रुपये लगा दिया कंपनी में। इसका मतलब कंपनी का सारे 100 शेयर्स उसके पास हैं, तो हम लोग कहेंगे अंबानी इज़ 100% ओनर, क्योंकि सारे के शेयर्स उसके पास है ना, इक्विटी कैपिटल। तो हम लोग कहेंगे अंबानी इज़ 100% ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल बेसिकली कैपिटल होल्डर को क्या देता है? कंपनी में ओनरशिप देता है। तो जितना आपके पास शेयर होगा उसी प्रोपोर्शन में आपके पास कंपनी का ओनरशिप होगा। अगर मान लो अंबानी ने 70 शेयर खरीदे, ठीक है, मुकेश अंबानी ने, और 30 शेयर खरीद लिया नीता अंबानी ने, तो मुकेश अंबानी 70% मालिक हो जाएंगे कंपनी के और नीता अंबानी 30% मालिक हो जाएंगे। तो इक्विटी कैपिटल आपको ओनरशिप देता है, ठीक है, वे ओनर होते हैं कंपनी के। फिर कंपनी को और पैसा चाहिए, वो लेता है कर्ज, इसके लिए वो जारी करता है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स देखो लगभग इस तरह का होता है। डिबेंचर्स कहता है क्या, उसका एक फेस वैल्यू होता है, सपोज करो फेस वैल्यू कितना है 10, उसका टाइम पीरियड होता है, सपोज करो टाइम पीरियड कितना है 5 साल, और डिबेंचर आपको ऑफर करेगा इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट कितना हो गया 8%। तो कंपनी इशू करता है कागज़ का टुकड़ा और कहता है भाई आप मुझे 10 रुपये दे दो, हम प्रॉमिस करते हैं अगले 5 साल तक आपको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 8% तो आपका इंटरेस्ट हर साल पे करेंगे, और फिर जब 5 ईयर्स का पूरा हो जाएगा तो हम आपका 10 रुपये आपको वापस कर देंगे। 10 रुपये को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या फेस वैल्यू। 5% हो गया, 5 साल हो गया आपका टेन्योर टाइम पीरियड, और 8% हो गया इंटरेस्ट रेट, इसको कूपन रेट भी बोलते हैं, कूपन रेट भी बोलते हैं। तो जब आपने उसका कागज़ खरीद के उसको 10 रुपया दे दिया, कंपनी आपका कर्जदार हो गया, कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। तो कंपनी इसके बदले आपको क्या देगा? हर साल 8% इंटरेस्ट, और 5 ईयर्स के बाद आपका पैसा वापस कर देगा, कंपनी का कर्ज क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के पेपर्स को कहते हैं डिबेंचर्स। वो हो गया डेब्ट कैपिटल्स। और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है मिक्सचर्स होता है,
डेप्ट और इक्विटी का। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कुछ समय तक वो क्या रहेगा, डेट रहेगा, और फिर अगर मान लो यही एग्जांपल है, कंपनी कहता है 10 रुपया दे दो 5 साल के लिए, और फिर कहता है ना हम 5 साल तक तो इंटरेस्ट देंगे, फिर 5 साल के बाद ना आपको हम 10 रुपये वापस नहीं करेंगे, इसके बदले हम आपको एक कंपनी का शेयर्स दे देंगे। तो 5 साल तक तो वो कर्ज रहा, डेप्ट रहा, और फिर 5 साल के बाद वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब वो डेप्ट के साथ साथ क्या है, इक्विटी भी है। इसलिए उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, ये होता है बेसिकली हाइब्रिड। अब देखो, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग वगैरह का, हम लोग इक्विटी कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेयर्स की बात कर रहे हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है फ्री फ्लोटिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय करंट एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। सपोज करो एक कंपनी है एक्स, उसके 100 इक्विटी शेयर्स हैं, और उसने डिसाइड किया ना इसमें से 20 इक्विटी शेयर्स जो है वो बेच देगा पब्लिक को। ठीक है, तो वो बेच देगा पब्लिक को, मार्केट में आके उसने बेच दिया। सपोज करो एक शेयर का दाम उसने रखा 100 रुपये, पब्लिक ने खरीद लिया, तो टोटल जो शेयर उसने खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो उसने शेयर खरीदा वो कितना हो गया, 20 इंटू 100, तो कितना हो गया आपके 2000 रुपीज़। ये 2000 रुपीज़ मिल गए कंपनी को। ठीक है, 2000 रुपये कंपनी को मिल गए, और 20 शेयर उसने पब्लिक को दे दिया जिसने आईपीओ में अप्लाई किया था। अब देखो क्या होता है, कंपनी जब अपना आईपीओ लाता है ना, उसके बाद अपने आप को लिस्ट कर लेता है एक स्टॉक एक्सचेंज में। तो सपोज करो कंपनी लिस्ट हो गया एनएससी और बीएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप दोनों में भी कर सकते हो, एक में भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप कंपनी लिस्ट होता है ना, उसको स्टॉक एक्सचेंज को हर साल फीस देना पड़ता है, तो कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंपनी मान लो एनएससी पे लिस्ट हो गया, और जब लिस्ट हुआ ना, सपोज करो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, और शेयर प्राइस कितना हो गया, 150 रुपये एक शेयर का, यानी कि 100 रुपये का शेयर 150 का हो गया, 50 रुपये का फायदा हो गया। तो सपोज करो अभी कंपनी का जो एवरेज मार्केट प्राइस है, क्योंकि शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज है मान लो कितना, 150 रुपये। तो फिर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? इसमें देखो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, 20, क्योंकि 80 तो अभी भी प्रमोटर्स के पास हैं। तो 20 शेयर्स हैं कंपनी के पास, और अभी एवरेज मार्केट प्राइस है 150 रुपये। इसका मतलब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कितना हो गया, 3000 रुपये। ठीक है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है, सारा चीज़ बताया जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 3000 रुपीज़। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे भारत में सेबी ने कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये सेबी का रूल है। ठीक है, ये इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि प्रपोज किया गया है कि इसमें चेंज किया जाए, लेकिन वो अभी आया नहीं है, तो थोड़ा सा इसी हिसाब से थोड़ा इसको याद रखिएगा। सेबी कहता है एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, और एक होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मतलब लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, इसलिए कैप कैप वर्ड यूज़ करते हैं। एम कैप, मिड एम कैप, स्मॉल एम कैप, या सीधा बोल देते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सेबी कहता है जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा उसको लार्ज कैप कहा जाएगा। बेसिकली भारत में ना जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, जो सॉलिड कंपनी है, जिसको स्टॉक मार्केट की भाषा में ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनी बेसिकली लार्ज कैप होते हैं। मिड कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का होगा, ठीक है, और स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ होगा उसको कहा जाता है स्मॉल कैप। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, लार्ज कैप हो गया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ और मोर होता है। मिड कैप होता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ एंड लेस देन 20,000 करोड़ होगा, लेस देन होना चाहिए 20,000 करोड़। और स्मॉल कैप होता है जिसका लेस देन 5,000 करोड़ होगा। ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, फिर सेबी ने प्रपोज किया है एंकर इन्वेस्टर्स में। ठीक है, पहले देख लो चेंज क्या है। सेबी कहता है चेंज करो किसमें, सेबी ने खुद अपना रूल बनाया है,
इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में उसने कहा है जो पब्लिक इशू होगा उसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स का जो ओवरऑल रिजर्वेशन होता है वो 33.33 से बढ़ा के 40% कर देना है। ठीक है, तो अभी उनके लिए रिजर्व होता है 33.3%, उसको बढ़ा के करना है 40% ऑफ द पब्लिक इशू। से भी कहता है ये जो 40% अगर होगा है ना, तो उसमें से जो 1/3 होगा ये रिजर्व होगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए, और फिर बाकी होंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स के लिए। तो एंकर इन्वेस्टर्स को 33.3% से बढ़ा के 40% करने का प्रस्ताव रखा है सेबी ने। देखो, ये तो देखो करंट का हो गया। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह क्या होते हैं। जो मार्केट में पैसा लगाता है, निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग इन्वेस्टर्स बोलते हैं, हिंदी में इसको निवेशक बोलते हैं। सेबी कहता है भारत में जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल हम और आप हो गए, ठीक है। तो सेबी कहता है इंडिविजुअल कौन है। सेबी कहता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रिटेल जिसको हिंदी में कहते हैं खुदरा, और एक होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI। HNI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब रिटेल और हाई नेट इंडिविजुअल दोनों में क्या अंतर है। सेबी कहता है अगर कोई पब्लिक इशू आया है ना, पब्लिक इशू आया किसी कंपनी का, और उसमें अगर किसी इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट आपका एप्लीकेशन डाला है कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं, और अगर वो लेस देन 2 लाख का है, लेस देन 2 lakhs का है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को कहा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स। सपोज करो अभी मान लो कोई कंपनी है, जैसे सपोज करो SBI है, उसने अपना IPO निकाला। SBI वैसे लिस्टेड है लेकिन हम लोग एग्जांपल के लिए कर लेते हैं। SBI आया, उसने अपने शेयर्स बेचे, ठीक है, और कहता है एक शेयर जो है ना, सपोज करो 100 रुपये का शेयर है, तो हम और आप इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि SBI एक भारत की सबसे बड़ी बैंक है, भविष्य है इसका, हम और आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम लोग रिटेल हैं, इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट जो होगा ना 2 लाख रुपए से कम होगा। तो अगर हम 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेबी कहेगा आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में से रिटेल इन्वेस्टर्स हो। और यही मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जो है 2 लाख से ज़्यादा का होता, तो सेबी कहता कि आप क्या हो, हाई नेटवर्थ, यानी कि आप अमीर आदमी हो। तो इसका मतलब कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप रिटेल और हाई नेटवर्थ हो। रिटेल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 2 लाख से कम का, तो आप रिटेल हो। अगर 2 लाख एंड अबव का करना चाहते हो तो आप HNI हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो। इंस्टीट्यूशनल, इसको हिंदी में कहते हैं संस्थागत। संस्थागत में कौन आएगा, इंस्टीट्यूशनल में कंपनीज हो गया, ट्रस्ट हो गया, जैसे बैंक्स होते हैं, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, पॉपुलरली उसको हम लोग म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारे इंस्टीट्यूशन, जैसे आप सुनते हो ना शेयर खान, आप सुनते हो बिरला म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक, बहुत सारे है ना, ये सारे के सारे क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। ध्यान ये रखना, अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है तो उसको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, ठीक है, यानी कि हमें सेबी से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो तो सबसे पहले आपको सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल को सेबी से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल के लिए कंपलसरी होता है। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है फॉरेन। अगर इंडियन उसका मालिक है तो उसको कहेंगे DII। DII का मतलब हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे UTI, बिरला म्यूचुअल फंड, ठीक है, रिलायंस कैपिटल, ये सारे इंडियंस हैं। SBI म्यूचुअल फंड, ये सारे इंडियन है, इसको हम लोग कहेंगे DII। अगर उसका एक विदेशी मालिक है तो फिर कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI। तो ये हो गया आपका FPI। जैसे ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक विदेशी है, मॉर्गन स्टैनली विदेशी है,
तो फिर क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनको हम लोग कहेंगे FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब देखो, एक होता है QIB। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी कुछ को सेबी ने QIB का स्टेटस दे रखा है। QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, बायर्स। तो QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है। देखो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं ना, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड तो होते ही होते हैं। ये देखो, पहले समझ लो ये होते क्या है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते, HNI नहीं होते, ये बेसिकली क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इनको ये स्टेटस देता है सेबी। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ही एक ग्रुप है जिसको वो कहता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो सेबी के हिसाब से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसको कहते हैं जो पोजेस करते हैं नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू केयरफुली इवेल्युएट एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स। मतलब क्या, जब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप में बहुत तरह की जानकारी होने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके पैसे डूबेंगे। जैसे आपको कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के जो सारे फाइनेंस के जो डीलिंग करता है, इसका मतलब फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी किस बिजनेस में काम करता है, किस सेक्टर में काम करता है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होंगे, फॉरेन में क्या होगा नहीं होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रोज रात उठ के कुछ ना कुछ रूल्स बनाता है, इसका इम्पैक्ट देखो भारत की कंपनी पे पड़ेगा ना। तो आप में ये सारी क्षमता होनी चाहिए ताकि आप उसको टोटली अच्छे से इवेलुएट कर सको, तभी आप रिस्क बेहतर ढंग से समझ पाओगे, अदरवाइज सारे पैसे डूब जाएंगे। तो सेबी कहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी वो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिसको वो कहता है QIB, जिसके पास ये सारे गुण हैं ताकि वो कैपिटल मार्केट में सोच समझ के पैसा लगा सके। इसको वो कहता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है। अब देखो, एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। सेबी कहता है एंकर इन्वेस्टर्स आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स who buy the shares at a fixed price and the shares allotted to the QIB one day before the opening of the IPO। फिर सेबी कहता है द लॉक इन पीरियड फॉर द एंकर इन्वेस्टर इज 30 days। इसका मतलब हो गया वो अगले 30 दिन तक अपने शेयर को नहीं बेच सकते। और उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है, 10 करोड़ रुपीज़। इसका देखो मतलब क्या हुआ। एक कंपनी है X, वो अपना पब्लिक इशू लेकर आया IPO, और सपोज करो वो कहता है ना IPO खुलेगा कब, 28 सितंबर को, और बंद कब होगा, सपोज करो 30 सितंबर को। फिर कंपनी कहता है ना ये लिस्ट कब होगा, 4 अक्टूबर को। एग्जाम्पल है, तो एक कंपनी है X, ये मार्केट में लेकर आया अपना IPO और कहता है ना IPO में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए टाइम है 28 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर को शाम को 5:30 बजे ये IPO क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और 4 अक्टूबर को ना ये शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे NSE या BSE में, जहाँ भी होगा वो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे कंपनी कहेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक शेयर का जो दाम होगा, सपोज करो वो कहता है 500 से 600 रुपीज़। इसको ना बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं। तो कंपनी कहता है कि ना एक शेयर का दाम होगा 500 से 600। कंपनी आपको कहता है बोली लगाओ, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा हम उसी को शेयर देंगे। तो अगर सपोज करो मार्केट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो सब 600 रुपये पे मान लो बोली लगाए, किसी ने 500 पे लगाया, तो कंपनी प्रेफर करेगा कि 600 वाले को शेयर अलॉट कर दे, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए। इसको कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड, और इसमें शेयर की बोली लगती है जैसे मंडी में लगती है। अब देखो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, अगर कंपनी मान लो 1000 शेयर बेचना चाहता है, अभी फिलहाल 33.3%, क्योंकि इसी को बढ़ा के तो 40% करने वाले हैं ना वो लोग।
33.3% शेयर जो होगा ना QIB के लिए रिजर्व हो जाएगा। और QIB के लिए ना वो कहेगा एक शेयर हम आपको दे रहे हैं 550 रुपये में। QIB के लिए जो प्राइस होता है वो बुक बिल्डिंग मेथड नहीं होता, उसके लिए फिक्स प्राइस होता है। तो कहता है कि हम 550 रुपये आपको फिक्स प्राइस के रूप में देंगे। फिर QIB ने क्या किया, उसने एप्लीकेशन डाला, कंपनी ने QIB को पहले शेयर बेच दिया 550 में, ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर पब्लिक के पास जाके वो अपना शेयर बेचना शुरू करेगा, ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर पहले शेयर मिलेगा QIB वाले को, उसके बाद फिर जो पब्लिक इशू में HNI, रिटेल और दूसरे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था उनको फिर शेयर्स अलॉट किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, अगर हमने पब्लिक इशू में शेयर के लिए अप्लाई किया, मान लो हमें शेयर मिल गया, कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ 4 अक्टूबर को, पता चला शेयर का दाम भाग के 700 रुपये हो गया, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, हम चाहें तो उसी दिन बेच के निकल जा सकते हैं, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस है। जिस दिन कंपनी का शेयर लिस्ट होगा, जैसे इस एग्जांपल में 4 अक्टूबर है, तो फिर अगले 30 डेज तक वो अपने शेयर्स को नहीं बेच सकता। ये होता है लॉक इन पीरियड। इससे ना शेयर्स मार्केट में शेयर के प्राइस में वॉलेटिलिटी नहीं आएगा, इसी के लिए लाया जाता है एंकर इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब इनके लिए 30 डेज का बाउंडेशन हो गया, अब बेच नहीं सकते। और एक इन्वेस्टर्स को कम से कम कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये होता है एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा टर्म है IPO एंड FPO, बहुत आता है। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, और FPO होता है फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अभी भी ये इसका फुल फॉर्म पूछता है, बहुत लोग गलत करते हैं। देखो सेबी के हिसाब से FPO फॉलो ऑन नहीं होता भाई, बहुत लोग आपको फॉलो ऑन बता देते हैं, फॉलो ऑन नहीं होता, एग्जाम में भी फॉलो ऑन नहीं आता। ठीक है, फॉलो ऑन नहीं होता, ये होता है फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो जब कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर आता है, ठीक है, उस पब्लिक इशू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है IPO, दूसरा होता है FPO। ठीक है, तो एक कंपनी है, सारे जो शेयर्स है ना वो कंपनी के मालिक के पास है, तो कंपनी का मालिक क्या हो गया, प्रमोटर। ठीक है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में देखा था मुकेश अंबानी का, वो प्रमोटर है, सारे शेयर उसके पास हैं। इसका मतलब वो कंपनी ना अभी स्टॉक मार्केट में कहीं पे लिस्टेड नहीं है जहाँ से हम उसका शेयर खरीद सकते हैं। प्रमोटर के पास सपोज करो 100 शेयर हैं कंपनी के, और इसमें से प्रमोटर ने 20 शेयर ऑफर कर दिए पब्लिक को, तो कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा मांग रहा है, पहली बार, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं इनिशियल। ठीक है, तो जब एक अनलिस्टेड कंपनी का न्यू शेयर्स, डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करता है, उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फिर कंपनी क्या करता है, शेयर बेचकर, ये 20 शेयर बेचकर वो एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो फिर वो कहलाएगा एक लिस्टेड कंपनी। लिस्ट होने के बाद अब जब भी कंपनी अपना कोई फ्रेश शेयर्स, डेट या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पब्लिक को बेचेगा, वो हमेशा कहलाएगा फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। यानी पहली बार जब उसने कंपनी ने शेयर्स बेचा पब्लिक को, तो पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके बाद लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होने के बाद जितनी बार वो शेयर वगैरह बेचेगा वो हमेशा FPO ही कहलाएगा। क्लू क्या है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने का, लिस्टेड और अनलिस्टेड। जब अनलिस्टेड कंपनी का शब्द आएगा तब तो हमारा आंसर हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर लिस्टेड कंपनी शेयर्स वगैरह बेच रहा है तब तो वो कहलाएगा फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जिस कंपनी का शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं वहाँ से, उसको कहते हैं लिस्टेड कंपनी। इसमें ध्यान रखना, इसमें सिर्फ ना शेयर से नहीं आता, डिबेंचर्स भी अगर लिस्टेड होगा तो उसको लिस्टेड कंपनी बोला जाता है। जिस कंपनी का ना तो कोई शेयर, ना डिबेंचर, ना कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज,
मार्केट, किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो लिस्टेड नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, यही डिफरेंस होता है लिस्टेड और अनलिस्टेड में। फिर सेबी ने कहा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्वागत। स्वागत का फुल फॉर्म पूछेगा, बस वही याद रखना है। सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, F1 फ्रेमवर्क। ये है फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा जिसके तहत कंपनी को भारत में निवेश करना और आसान हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स जैसे सेंट्रल बैंक्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है भारत में। तो जब एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो फिर हो गया इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे सेंट्रल बैंक्स हो गए, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हो गई, एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड होगा। फिर वो कहता है इसमें और कौन आएगा? appropriately regulated public retail funds like mutual funds, pension funds and insurance company। अगर कोई अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी है जो अमेरिका के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के द्वारा रेगुलेटेड है, ठीक है, उसको भी भारत में माना जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स, एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि वो अपने देश में है। इसका मतलब जो अपने देश में म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है, पेंशन फंड रेगुलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनीज रेगुलेटेड हैं, उनको कहा जाएगा आप भी स्वागत स्कीम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये था जो सेबी के लिए था। हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह के वीडियोस भी बनाया जाए जिसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी लाया जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा? सपोर्ट करो, कमेंट करो और हमें बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।